सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। टीएमसी ने सिर्फ एक कम्युनिटी को ही साथ दिया, उन्हें ही आगे बढ़ाया। नमस्कार, मैं खुशबू राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बम्पर जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, जिन्होंने साथ दिया बस उन्हीं का विकास होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की क्या है वजह, जानेंगे इस खास वीडियो में। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हरीश शरण देवगन जी। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है, पहली बार सरकार बना ली है, लेकिन सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, यहाँ पर विकास उन्हीं का होगा जिन्होंने साथ दिया है। क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखो, ये जो भारत जो हमारा देश है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। जिस देश में 140 करोड़ लोग हों, उस देश में अगर राजनीति करनी हो तो सबको साथ लेके चलना ही नियति भी है और नीति भी होनी चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल के राज्य की बात कुछ थोड़ी अलग है, बिकॉज वेस्ट बंगाल में 24 साल कांग्रेस ने राज किया, 34 साल वामपंथियों ने राज किया, 15 साल तृणमूल कांग्रेस ने राज किया। पहले अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रफुल्ल घोष, विजेंद्र चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, सिद्धार्थ राय, ऐसे कांग्रेसी नेता है जो 25 साल चिपके रहे। फिर उसके बाद में वामपंथी दलों के दो बड़े नेता जिन्होंने बलदेव सिंह भट्टाचार्य और ज्योति बसु ने राज किया। 34 साल में से 10 साल बलदेव भट्टाचार्य ने और बाकी के 25 साल ज्योति बसु जैसे चीफ मिनिस्टर ने राज किया। उसके बाद में ममता बनर्जी की हम बात करते हैं तो 15 साल राज किया। तो अल्टीमेटली ये बात समझ में आती है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी या उससे पहले वामपंथी दल, जब वहां पे बंदूक के नोक पे राजनीति की जाती थी, क्योंकि सीपीएम ने हमेशा नक्सलाइट और लड़ाई झगड़े के नाम पे ही राजनीति करी। उसके पहले कांग्रेस थी, तब देश संभल रहा था, तो एक ऑर्फन की तरह देश फील करता था। तब कांग्रेस एक माँ बाप बन के आई, लेकिन उन्होंने भी वो न्याय नहीं किया जो न्याय होना चाहिए था। और इतने 75 साल के एक राजनीतिक चाल चलन के बाद अब जो पड़ाव आया है और बीजेपी आई है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक दिन सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। तो आज कमल खिला है, लेकिन बहुत सारे नुकसान के बाद अगर हम 80 सालों का 75 सालों 75-80 सालों का नुकसान गिनने की बात करेंगे तो वो लिस्ट बहुत लंबी है। तो सर, क्या ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति कुछ अलग नीतियों से चलती है और राज्य की राजनीति कुछ अलग नीतियों से, और ऐसा ही बंगाल में भी हो रहा है? देश में नीति और नियति एक ही होती है, एक ही होती रही है। यहाँ पर भी नियत में फर्क था, नीतियों में फर्क था। नीतियों में फर्क जैसे हम नियत की बात करते हैं तो 5,700 करोड़ जो है वो अल्पसंख्यक मामले में मदरसों को दिए गए। 5,700 करोड़ रुपए मदरसों को दिए गए, और जहां पैसे देने थे इंडस्ट्रियल पार्ट में, उन्होंने 1,484 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिया। तो मदरसों को अगर 5,700 करोड़ रुपया मदरसों को दिया, जो इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी। मदरसे काम नहीं बनाते, मदरसे घर नहीं चलाते, मदरसे रोटी नहीं बनाते, मदरसे काम नहीं देते, मदरसे जीडीपी नहीं बढ़ाते। लेकिन जो जीडीपी चलाने वाला या जीडीपी बढ़ाने वाली जो इवेंट था, जो सब्जेक्ट था, उसको 1,484 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को दिया गया। मतलब इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं थी, मदरसा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ फिर नियत में खोट था। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सावित्री योजना, जिसके उद्देश्य में अल्पसंख्यक समुदाय को मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्त सहायता प्रदान करनी चाहिए थी। लेकिन कक्षा 1 से लेकर पीएचडी तक छात्रों को शिक्षा के लिए उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए, मदद देने की बात ममता बनर्जी ने। सर, ममता बनर्जी सरकार पर, टीएमसी पर हमेशा इस बात के आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने बस एक कम्युनिटी को बढ़ावा दिया है, उनके लिए काम किया है।
अल्पसंख्यक वहां पर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो अल्पसंख्यकों के लिए है, और उन अल्पसंख्यक में अगर हम गिने तो ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन ऐसे लोग आते हैं, जो कि सिर्फ 1.5% है। बाकी की जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। तो क्या इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे टीएमसी ने इसको टैकल किया है या कैसे इसको बढ़ावा दिया है? जैसे मैंने हर बार कहा है कि वेस्ट बंगाल हमारे हिंदुस्तान के शरीर की एक बाजू है, और जब बाजू में सेंध लगता है तो शरीर गलना शुरू हो जाता है। बिना बाजू के शरीर किसी काम का नहीं होता। वो एक लाचार शरीर कहलाता है, एक हैंडीकैप शरीर कहता है, अपंग कहलाता है। जब टीएमसी की सरकार को ये समझ में आया कि उनकी ताकत क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं है, और क्वांटिटी कहाँ से आ सकती थी? ढाका से आ सकती थी, बांग्लादेश से आ सकती थी। वहाँ से क्वांटिटी आई और इन्होंने उस क्वांटिटी को बसाया और उसके बदले में अपने आप को जिताया। तो नथिंग कम्स फॉर फ्री। जब उन्होंने वोट किया तो वोट के बदले में टीएमसी को उनको प्रोटेक्शन भी देना पड़ा, उनको बढ़ावा भी देना पड़ा, उनके क्राइम को छुपाना भी पड़ा और उनके क्राइम को बढ़ाने में उनकी मदद भी करनी पड़ी। तो इन सारे एंगल्स को अगर हम डॉट्स जॉइन करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता बनर्जी ने की, उसकी समाप्ति होना बहुत जरूरी थी। और अमित शाह ने 2014 में जब ये ऐलान किया कि मेरा नाम अमित शाह है और यहाँ से मैं टीएमसी को और ममता बनर्जी को उखाड़ने आया हूँ, तो वो स्टेटमेंट 2014 में बड़ा अनोखा लगा। बड़ी ऐसा लगा जैसे कोई एक हीरो पर्दे पे सिर्फ डायलॉग बोल रहा है, लेकिन आज 12 साल बाद जब वो डायलॉग सत्य में बदला, बल्कि उनकी ऑपोजिशन पार्टी जो दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने भी अब ये मान लिया है अमित शाह का लोहा कि जब अमित शाह कुछ कहता है तो इसका मतलब ही मीन इट, व्हेन ही सेज इट ही मीन्स इट। जब वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो होकर रहेगा या होने वाला है। अच्छा, सरकार का दावा है मतलब 2011 से लेकर अभी तक 4.85 करोड़ रुपीस ज्यादा खर्च किए गए हैं छात्रवृत्ति प्रदान करने में। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मुस्लिम मुअज्जिन होते हैं, मुस्लिम मुअज्जिन जो घर में जो पढ़ाते हैं, उनके लिए भी सरकार उनके लिए पैसे भी देती थी। सरकार ने 2,000 हाँ। रुपये महीना तय किया। तो मुस्लिम मुअज्जिन इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं है, ठीक है, जिनको आप 2,000 रुपये उनको बैठे बैठे दो। तो जो शिक्षक मतलब जो सर, पढ़ाने, ऐसी स्टेटमेंट के पीछे मैं क्या समझूं, आप क्या कहना चाहते मैं यही कहना चाहता हूँ, जो डिजर्व नहीं करते, वो हैं? कोई मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, वो कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, वो कोई हिंदुस्तान की हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, वो कोई रविंद्रनाथ टैगोर का कोई गान नहीं पढ़ा रहे, वो सुभाष चंद्र बोस की कोई नीति नहीं पढ़ा रहे, वो विवेकानंद का यश की बात नहीं पढ़ा रहे। वो जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसा उन पे इल्ज़ाम लगता आया कि हमेशा उन्होंने एक देश की खिलाफियत के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाया, तो वो जो देश की खिलाफियत की जो पढ़ाई है उसके लिए भी अगर 2,000 रुपये दिए तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, और इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है कि टीएमसी की सरकार ने इस नफरत की जड़ों में 2,000 रुपये का पानी डाला। सरकार जो थी टीएमसी की, उन्होंने देश विदेश में अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ऋण दिए। 30 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। इस पर क्या कहेंगे? 30 लाख रुपए का जो ऋण दिया जाता था, जिसमें ममता की सरकार ने ओबीसी की 140 ओबीसी की कैटेगरी बनाई, और 140 ओबीसी की कैटेगरी के अंदर 60% उन्होंने मुस्लिम कैटेगरीज को ऐड किया, 40% दूसरे। जब बाद में हाई कोर्ट का फैसला आया कि मुस्लिम समुदाय ओबीसी की फैसिलिटीज नहीं ले सकता, ऐसी बात सरकार कोर्ट के खिलाफ जाके जब एक सरकार एक ऐसा फैसला लेती है और उस ओबीसी के अंदर वो पैसा जो गरीबों के लिए या एक स्टेट की तरक्की के लिए आता है, उसको ओबीसी के तहत अगर वो मुसलमानों को जाता है, सिर्फ एक ही समुदाय को जाता है, तो ये सिवाय भ्रष्टाचार के सिवा और तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं कहलाता है। तो ऑल इन ऑल जितना 15 साल की अगर बात करें तो 15 साल में आपको टीएमसी की राजनीति कैसी लगी है बंगाल के लिए? क्या ये आरोप जो हमेशा से लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी ने सिर्फ एक कम्युनिटी को ही साथ दिया, उन्हें ही आगे बढ़ाया, अपने वोट बैंक को इकट्ठा किया, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सही टीएमसी है? की राजनीति में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अब तो पूरे देश का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैटर करता है। हम्म। और ऐसा, ये अगर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी के आने की खुशी से ज़्यादा टीएमसी और ममता बनर्जी की
बाहर जाने की खुशी है। और अगर ध्यान से अगर आप समझो, ये वही टीएमसी है जिनके टीएमसी के दफ्तरों में शोषण होता आया लड़कियों का। आरजी कॉलेज में जो रेप हुआ, आज उसकी माँ ने जो संकल्प लिया, ये उसकी जीत है जिसको इग्नोर किया। आज टीएमसी के गुंडे जब बिल्डर मकान बनाते थे तो प्रोटेक्शन मनी देते थे, उनको कट दिए बिना मकान नहीं बनते थे। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई सड़क का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ के लोकल गुंडों के बिना पूरा नहीं होता था। मतलब ऐसी जो बातें हैं, मतलब बीजेपी के और हिंदू धर्म के लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, मंदिरों के दरवाजे बंद किए गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी ममता बनर्जी ने उस मंदिर के दरवाजे नहीं खोले। मतलब ये बहुत स्ट्रेट है कि टीएमसी की सरकार अपने आप को कोर्ट से भी बड़ा मानती थी। और अब जो लेटेस्ट बात ये है कि वो शायद अपने आप को राज्यपाल से भी बड़ा मानती है, राज्य से भी बड़ा मानती है। और वो अपनी सीट पे बैठना चाहती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगी। ऐसा बचकाना बयान ये मैं लोकतंत्र। इसी पर आने वाली थी कि उन्होंने कहा कि वो हार नहीं मानेगी, वो रेजिग्नेशन नहीं देगी सीएम पोस्ट से। तो अब क्या लगता है टीएमसी की आगे की राजनीति कैसी हो सकती है? कैसी? क्या नहीं, कैसी? अगर जिस लक्ष्य के साथ में सनातन या बीजेपी की गवर्नमेंट जब जहाँ आई है, भले वो गुजरात में आई है, भले वो उत्तर प्रदेश में आई है, भले वो क्राइम बेस्ड एरिया में आई है, तो उन्होंने एक रेप्लिका मॉडल तैयार किया, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया उस मॉडल को। और जब उन्होंने यूपी जैसा स्टेट अगर सुधारा, जो आज एक क्राइम फ्री स्टेट कहलाता है, तो ऑब्वियसली वो बिना हार्ड डिसीजंस के बिना वो क्राइम स्टेट नहीं बन सकता था। और अगर वो क्राइम सेम फ्री स्टेट। क्राइम फ्री स्टेट अगर वो नहीं बन सकता था, वो जो एफर्ट डाला क्राइम फ्री स्टेट बनाने का, उसी मॉडल को अब रेप्लिका करने की शायद तैयारी होगी और होनी भी चाहिए। अगर ये होती है तो मेरे ख्याल से जितने भी पुराने पाप और जितने भी गुनाह टीएमसी और उनके नेताओं ने करे हैं, जो जितने भी ये संयुक्ता घोष है, मोहपात्रा है, या जितने भी ये 3-4 लोग हैं, प्लस ये अभिषेक बैनर्जी है, जितने लोगों ने अपने कैंपेनिंग में गलत बयान दिए, भारत के खिलाफ बयान दिए, उनको सजा मिलेगी। हो सकता है पुराने पापों का हिसाब हो और इसमें लालू प्रसाद यादव की तरह ममता बनर्जी की भी जेल यात्रा होने के संभव चांसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब कोई सरकार अपने ही लोगों के बीच डिफरेंसेस करने लगे, उन्हें धर्म के चश्मे में नापना तोलना शुरू कर दे, तो जो आम जनता है वो बदलाव की तरफ जाएगी। और शायद इसीलिए आज बंगाल में इतना बड़ा बदलाव हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है। और इसीलिए शायद शुवेंदु अधिकारी ने ये चीज कही है कि जिसका साथ उसी का विकास। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।